जैसा कि आप जानते हैं कि संपत्ति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरण करने के बहुत सारे तरीके हैं। इन सभी तरीकों में प्रॉपर्टी के हस्तांतरण के बदले सरकार को आपको स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अब आपको स्टाम्प ड्यूटी चुकाने की जरूरत नहीं है। ऐसे कुछ तरीके मैं आपको बताऊंगा जिन तरीकों में आपको स्टाम्प ड्यूटी नहीं के बराबर या बिल्कुल नहीं देने की जरूरत पड़ेगी। साथ ही इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि संपत्ति हस्तांतरण के टोटल कितने तरीके हैं जिन तरीकों से हम संपत्ति का हस्तांतरण कर सकते हैं। साथ ही ये भी देखेंगे कि किस तरीके में स्टाम्प ड्यूटी कितनी लगती है, किस में नहीं लगती है और किस तरीके से स्टाम्प ड्यूटी को आप बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही ये वीडियो पसंद आने पर आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा, बिना लाइक किए मत जाइएगा। तो बात करते हैं संपत्ति का जो सबसे प्रचलित तरीका है, जो रोजमर्रा के काम में रूटीन में सब लोग काम में लेते हैं, उस तरीके की वो तरीका है सेल डीड के जरिए अपनी संपत्ति का हस्तांतरण करने का। जब दो व्यक्ति किसी भी संपत्ति के लेन देन को लेकर आपस में कोई सौदा करते हैं, उसके बदले पैसे लेते हैं और एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का हस्तांतरण दूसरे व्यक्ति के नाम से करवाता है, तो इस प्रक्रिया को सेल डीड कहा जाता है। साथ ही इसको बेचान इकरारनामा भी कहा जाता है। इसमें होता यह है कि कोई व्यक्ति किसी भी संपत्ति को पसंद करता है, उसकी मोल भाव वैल्यू करता है और जिस व्यक्ति की वो प्रॉपर्टी है उससे सौदेबाजी करके एक रेट तय करने के बाद उस संपत्ति को खरीदने का इकरार करता है। तो जिस दिन ये डील होती है उस दिन सारी कंडीशंस को तय कर लिया जाता है और उस कंडीशन को एक लिखित पेपर पर, यानी कि जिसको हम सेल एग्रीमेंट बोलते हैं, यानी कि बेचान इकरारनामा बोलते हैं, उसको निष्पादित करवा लिया जाता है और उसमें उस सौदे से संबंधित तमाम तरह की शर्तों को लिख लिया जाता है। प्रॉपर्टी को खरीदने वाला व्यक्ति उस सौदे के फलस्वरूप जितने भी अमाउंट में उस प्रॉपर्टी का सौदा हुआ है उसके पेशगी के अमाउंट के तौर पर 5%, 10% जो भी उनके आपस में तय होता है वो अमाउंट दिया जाता है और उसको उस सेल एग्रीमेंट में दर्ज कर लिया जाता है। साथ ही उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कितने दिन बाद बाकी का पैसा देकर करवा ली जाएगी उसकी दिनांक भी अंकित कर ली जाती है। अब कई बार जो सौदे की वैल्यू तय होती है, कई लोग उसी वैल्यू पर अपनी रजिस्ट्री को करवाते हैं, यानी कि सेल डीड बनवाते हैं और कई लोग स्टाम्प ड्यूटी को बचाने के लिए उस प्रॉपर्टी की डीएलसी दर जो होती है, जो कि गवर्नमेंट ने दर तय की हुई होती है, उस दर पर उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाते हैं। अक्सर होता यह है कि प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू अलग होती है और सरकार की तय की गई दर यानी कि डीएलसी वैल्यू अलग होती है और इन दोनों वैल्यू में काफी अंतर होता है। तो किस वैल्यू पर उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवानी है, यानी कि सेल डीड बनवानी है, ये सेलर और बायर आपस में मिलकर तय कर लेते हैं। तो आपने जो वैल्यू तय की है, मान लीजिए मार्केट वैल्यू तय की है, तो उस पर आपको सरकार को स्टाम्प ड्यूटी चुकानी पड़ेगी और अगर आपने डीएलसी वैल्यू पर रजिस्ट्री करवाना तय किया है तो फिर आपको उस दर पर स्टाम्प ड्यूटी चुकानी होगी। अब सवाल ये आता है कि ये स्टाम्प ड्यूटी होती कितनी है। तो हमारे देश में स्टाम्प ड्यूटी की दर अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। अगर हम बात करें राजस्थान की, पुरुष व्यक्ति राजस्थान में अगर किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाता है तो जिस दर पे उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाई जा रही है उसका 8.8% लगभग चार्ज लगता है। वहीं पर अगर किसी स्त्री यानी महिला के नाम से कोई रजिस्ट्री करवाई जा रही है तो उनको 7.5% स्टाम्प ड्यूटी के तौर पर चुकाना पड़ता है। यानी कि सीधे सीधे तौर पर अगर हम देखें तो किसी भी महिला के नाम से रजिस्ट्री करवाने पर 1.3% की हमें छूट मिलती है। तो ये पहला तरीका हो गया किसी भी प्रॉपर्टी के हस्तांतरण करने का, जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इसके बाद दूसरे तरीके की अगर हम बात करें तो वो तरीका है रियल इक्विपमेंट डीड, यानी कि हक तर्कनामा के द्वारा किसी भी प्रॉपर्टी का हस्तांतरण करना। इसमें होता यह है कि कोई भी एक व्यक्ति अपने प्रॉपर्टी के जो भी अधिकार होता है उन अधिकारों को त्याग देता है किसी अन्य व्यक्ति के बदले में और उसको ये लिख कर दे देता है कि उस संपत्ति के प्रति उसका जो हक और अधिकार था वह छोड़ रहा है और उस व्यक्ति के नाम से वह अधिकार कर रहा है, यानी कि अब उस प्रॉपर्टी को वो व्यक्ति उपभोग कर सकेगा। तो इस प्रकार की जो डीड बनती है उसको हक त्याग पत्र, हक तर्कनामा या रियल इक्विपमेंट डीड कहा जाता है। प्रॉपर्टी के हस्तांतरण के इस तरीके को पुश्तैनी यानी कि पैतृक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के हस्तांतरण के मामलों में अक्सर किया जाता है। कई परिवारों में बेटियों की शादी कर दी जाती है, उनको बहुत सारा दान दहेज दे दिया जाता है, तो ऐसी बेटियां संपन्न परिवारों में ब्याही जाने के कारण अपने परिवार से अपनी संपत्ति का हक को नहीं लेना चाहती, इसलिए वह अपना हक अपने भाइयों के या अपने माता पिता के प्रति छोड़ देती हैं। तो इस प्रकार अपनी संपत्ति के हक को छोड़ने के लिए वो हक त्याग पत्र
या रील इक्विपमेंट डीड बनवाती हैं। तो मोटा मोटी आपको ये समझ आ गया होगा कि हक त्याग पत्र के द्वारा जिस तरह से संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है, तो ये एक पुश्तैनी पारिवारिक प्रॉपर्टी में किया जाता है और परिवार का कोई सदस्य उस प्रॉपर्टी के अपने हक को छोड़कर उस हक को अपने भाई या पिता के नाम से लिख कर देता है, उसको हक त्याग पत्र या रील इक्विपमेंट डीड कहा जाता है। इसको मैं आपको एक बेहतर उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं कि एक व्यक्ति की कोई संपत्ति थी और उसके परिवार में उसकी पत्नी, एक पुत्र और 4 पुत्रियां थी। अकस्मात उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद उस प्रॉपर्टी को उनको बेचने की ज़रूरत हुई, तो चूंकि मृतक व्यक्ति के नाम से प्रॉपर्टी थी, तो अब उनके वारिसों ने मुझसे संपर्क किया। तो मैंने बोला कि किसी एक व्यक्ति के नाम से इस प्रॉपर्टी का हस्तांतरण करवाकर फिर वह व्यक्ति इस प्रॉपर्टी को आगे किसी भी सेल डीड के द्वारा बेच सकता है। दोस्तों, ये सारी प्रक्रिया मेरे अंडर में हुई थी, इसलिए साक्षात मैंने इसको अपनी आंखों से देखा है। तो मैंने एक हक त्याग पत्र उनकी 4 बहनों और माताजी को बुलाकर उस पुत्र के नाम से करवाकर उस पुत्र के नाम से जेडीए यानी कि जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में उसका नाम ट्रांसफ़र करवा के फिर जिस व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी को बेचा गया उसके नाम से सेल डीड बनवाई। तो इस तरह से इस तरीके से संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है। अब बात आती है कि इस तरीके में स्टाम्प ड्यूटी कितनी लगती है या नहीं लगती है। तो इस तरीके में किसी भी तरह की कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती। इसमें प्रोसेसिंग चार्ज लगते हैं जो कि नाम मात्र होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी पारिवारिक प्रॉपर्टी को या किसी भी एक हिस्से को दूसरे व्यक्ति के नाम से हस्तांतरण करने के इस तरीके को काफ़ी सस्ता और अच्छा माना गया है। अब दोस्तों बात करते हैं संपत्ति हस्तांतरण के तीसरे तरीके की, जो कि फर्स्ट तरीका मैंने आपको सेल डीड का बताया, उतना ही मजबूत तरीका है और काफ़ी प्रचलित तरीका है। वो तरीका है गिफ्ट डीड यानी कि दान पत्र के द्वारा अपनी संपत्ति का हस्तांतरण करना। इसकी प्रक्रिया भी सेल डीड की तरह ही होती है। 2 व्यक्तियों के बीच संपत्ति का आदान प्रदान होता है, लेकिन सेल डीड में और गिफ्ट डीड में एक मेजर फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। और वो फ़र्क ये है कि सेल डीड में कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार हस्तांतरित करने के बदले उस व्यक्ति से पैसे प्राप्त करता है, यानी कि उस प्रॉपर्टी की कीमत प्राप्त करता है। वहीं पर गिफ्ट डीड के जरिए कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को अपनी संपत्ति का हस्तांतरण करता है, तो उसके बदले में किसी भी तरह के पैसे का कोई भी लेन देन नहीं किया जाता। क्योंकि इस तरीके में पैसे का हस्तांतरण या लेन देन नहीं होता है, इसलिए चूंकि ये संपत्ति एक तरह से दान आदमी करता है, उस तरीके से उस संपत्ति का हस्तांतरण होता है। तो इस तरीके को ज़्यादातर लोग जो पारिवारिक व्यक्ति होते हैं, जो किसी अपने परिवार के व्यक्ति को अपनी संपत्ति को मुफ्त में, गिफ्ट में या दान के स्वरूप देते हैं, तो वो लोग गिफ्ट डीड के जरिए अपनी संपत्ति का हस्तांतरण करते हैं। इसमें कई बार बहन भाई को करती है, भाई बहन को करता है, माँ बेटी को या बेटे को करती है, या कई बार सास या ससुर अपनी बहू या बेटे के नाम संपत्ति का हस्तांतरण गिफ्ट डीड के जरिए करते हैं। अब बात आती है कि संपत्ति के हस्तांतरण के इस तरीके में स्टाम्प ड्यूटी कितनी लगती है। तो जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि भारत देश में अलग अलग राज्यों में संपत्ति के हस्तांतरण में स्टाम्प ड्यूटी की गणना अलग अलग तरीके से की जाती है। लेकिन गिफ्ट डीड में अगर पारिवारिक रिलेशन में किसी भी संपत्ति का हस्तांतरण किया जा रहा है, तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी कई जगह लगती है, कई जगह कम लगती है, लेकिन कई जगह बिल्कुल भी नहीं लगती। सिर्फ नाम मात्र की कुछ प्रोसेसिंग फीस को लिया जाता है। अब बात करेंगे चौथे तरीके की, जो कि किसी भी फैमिली सेटलमेंट तरीके से अपनी पारिवारिक पुश्तैनी संपत्ति का हस्तांतरण करते हैं। फैमिली सेटलमेंट में किसी भी पुश्तैनी संपत्ति का आपस में बंटवारा कर लिया जाता है और उस बंटवारे के तहत अपने अपने हक हिस्सों को सेटलमेंट डीड के जरिए लिख लिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी पुश्तैनी प्रॉपर्टी को लेकर परिवार में झगड़े हो जाते हैं, आपस में विवाद हो जाते हैं, और ऐसे में कई व्यक्ति कोर्ट चले जाते हैं। तो कोर्ट में उनको ये कहा जाता है कि अगर सीधे तरीके से आपको इस पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा करना है, तो उसके लिए सभी सहमति से बैठकर अपने अपने हक हिस्से को एक पेपर पर लिखकर एक सेटलमेंट डीड लिखकर लेकर आ जाएं। उसके बाद कोर्ट की प्रक्रिया के तहत कोर्ट उन सभी व्यक्तियों के नाम से अलग अलग राजस्व रिकॉर्ड में एंट्री करके उनके हक और हिस्से को कर देता। कोर्ट के द्वारा इस प्रकार के बंटवारे को पारिवारिक सेटलमेंट डीड या फैमिली सेटलमेंट डीड कहा जाता है। और दोस्तों, आपको अचरज होगा कि इस फैमिली सेटलमेंट डीड के तरीके से किसी भी प्रॉपर्टी के हस्तांतरण में नाम मात्र की प्रोसेसिंग फीस लगती है, किसी भी तरह की कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती। ये तरीका किसी भी पुश्तैनी प्रॉपर्टी को बांटने का, बंटवारा करने का और अपने हक और हिस्से को अपने
नाम से राजस्व रिकॉर्ड में एंट्री करवाने का सबसे बेहतरीन तरीका माना जाता है। और इसमें परिवार के किसी भी सदस्य को किसी भी तरह की कोई स्टाम्प ड्यूटी या किसी भी तरह का कोई खर्च नहीं करना पड़ता। अब बात करते हैं विल यानी कि वसीयत के द्वारा किसी भी संपत्ति के हस्तांतरण के तरीके। विल यानी वसीयत के तरीके से किसी भी संपत्ति के हस्तांतरण में भी किसी भी तरह की कोई स्टाम्प ड्यूटी या किसी भी तरह के कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। लेकिन इसका एक तरीका है कि जो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के हक में वसीयत को निष्पादित कर रहा है तो वसीयत उस व्यक्ति को जिसके हक में निष्पादित की गई है तब मिलती है जब वसीयत करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। उसके जीते जी संपत्ति वसीयत करने वाले की ही रहती है, लेकिन उसके मरने के बाद वह संपत्ति उस व्यक्ति को हासिल होती है जिस व्यक्ति के नाम से उसने वसीयत की है। और उस व्यक्ति के मरणोपरांत वह व्यक्ति जिसके नाम से वसीयत की गई थी उस वसीयत को प्रोबेट करवा सकता है, एग्जीक्यूट करवा सकता है, और इसमें उसको किसी भी तरह की स्टाम्प ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से विल या वसीयत के जरिए भी किसी भी संपत्ति का हस्तांतरण हो सकता है, लेकिन ये तरीका उस व्यक्ति के मरणोपरांत ही लागू होगा जिसने उस वसीयत को किसी भी व्यक्ति के नाम से किया गया है। अब बात करेंगे आखिरी तरीके की, और वो तरीका थोड़ा सेफ भी नहीं है लेकिन संपत्ति के हस्तांतरण का एक तरीका है। वो तरीका है पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए यानी कि आम मुख्तियारनामा के जरिए किसी भी संपत्ति के हस्तांतरण का। पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए किसी भी संपत्ति का हस्तांतरण ऐसे एरियो में होता है जहां पर सरकार के द्वारा रजिस्ट्री पर बैन होता है, यानी कि वहां पर सरकार के द्वारा रजिस्ट्री नहीं की जाती। तो ऐसे एरियो में संपत्ति का बेचान और खरीद होता है और ऐसी जगह पर लोग उस संपत्ति का हस्तांतरण पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए करते हैं। ये तरीका लीगल रूप से सही नहीं है। माननीय हाई कोर्ट ने भी और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके लिए कई जजमेंट दिए हैं और समय समय पर इसके लिए चेताया भी है। और मेरा पर्सनल ओपिनियन भी दोस्तों यही है कि ये तरीका एक तरह से सेफ नहीं है। इस तरीके से प्रॉपर्टी का हस्तांतरण करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस तरह से प्रॉपर्टी का हस्तांतरण आप करते हैं तो वो एक लीगल तरीका नहीं है। ये आपसी समझ, आपसी विश्वास और ट्रस्ट के आधार पर किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई विवाद हो जाए या कोई ऐसी पेचीदगी आ जाए उस वक्त आप कमजोर पड़ सकते हैं। संपत्ति के इस तरीके में कोई भी व्यक्ति जिस संपत्ति पर उसका कब्जा है वह एक 500 रुपये का स्टाम्प लेता है और उस स्टाम्प पर एक तरह की डीड बनाकर दे देता है। पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए वो अपने अधिकार उस व्यक्ति को दे देता है जिस व्यक्ति को वह उस संपत्ति को हस्तांतरित कर रहा है। इसके अलावा किसी भी रियल एस्टेट के जो एजेंट्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इस तरीके को वो भी ज़्यादा काम में लेते हैं। उसका कारण ये है कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी को वो खरीद कर अपने नाम से सेल डीड बनाकर फिर उसको सेल करते हैं तो उसमें उनका जो प्रॉफिट होता है वो स्टाम्प ड्यूटी के रूप में सेल डीड में चला जाता है। और अगर वो पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए इस तरीके को काम में लेकर किसी भी संपत्ति के सौदे को खरीद कर बेचते हैं तो उनको स्टाम्प ड्यूटी जितनी चुकानी पड़ती है वो बराबर बच जाती है। इसलिए ज़्यादातर वो पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए किसी भी संपत्ति को खरीद कर उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, सेल कर देते हैं। क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी में सिर्फ 500 रुपये का एक स्टाम्प लगता है, इसके अलावा किसी भी तरह की कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती। इस तरीके में दोस्तों बहुत ज़्यादा एक बड़ा खतरा भी है, और वो खतरा ये है कि जिस व्यक्ति ने पावर ऑफ अटॉर्नी को जारी किया है उसको ये राइट और ये अधिकार कानून के तौर पर मिला हुआ है कि वह पावर ऑफ अटॉर्नी को कैंसिल, रद्द या रिवोक कर सकता है। इसलिए ये तरीका खतरों से भरा हुआ है। अगर किसी भी सौदे में, आपसी लेन देन में किसी तरह का कोई विवाद हो गया और आपने उस व्यक्ति को पैसे दे दिए और आपने पावर ऑफ अटॉर्नी ले ली, और अगर उसने उस पावर ऑफ अटॉर्नी को निरस्त कर दिया तो फिर आपके पैसे अटक जाएंगे। तो इस प्रकार से संपत्ति हस्तांतरण के सेल डीड के जरिए, पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए, विल या वसीयत के जरिए, गिफ्ट डीड के जरिए और फैमिली सेटलमेंट के जरिए, ये तरीके मैंने आपको इस वीडियो में बताने की मोटा मोटा कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझने और सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, अगर अब आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिली है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक करने में आपका किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं होने वाला है, लेकिन हमारा इससे मनोबल बढ़ेगा। और साथ ही हमारे इस चैनल पर अगर आपने फर्स्ट बार विजिट की है तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन बटन भी पुश कर लें। हम आपसे नए वीडियो, नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।